तो सबसे पहले डबली सबली बबली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन। आज हम क्या करने वाले हैं, जैसा मैंने कम्युनिटी सेक्शन में बताया था तुम्हें कि आज हमारा ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशन, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड, राउंड ऑफ विल बी कंप्लीटेड एंड देन वी विल स्टार्ट द रियल केमिस्ट्री, है ना। मतलब इस चैप्टर, ये भी चैप्टर वही चल रहा है, चैप्टर चेंज नहीं हो रहा। इस चैप्टर में अच्छे खासे लेक्चर लगते हैं, लेकिन 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 बिलाल यहां पे आज हम करने वाले हैं रियल केमिस्ट्री स्टार्ट, मतलब डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस टॉपिक्स कवर्ड की, व्हाट गोना वी डू इन दिस लेक्चर। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, चलिए तो भाई बता देता हूं मैं तुम्हें। आज हम खत्म करेंगे अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पूरा का पूरा चक्कर, जिसमें हमारा राउंड ऑफ बचा हुआ था। आज हम राउंड ऑफ को फाइनल करेंगे। ठीक है जी, राउंड ऑफ को करने के बाद में हम फिर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया। एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि भैया अभी तक हमने जेई नीट जैसे इंडिया जैसे क्वेश्चन क्यों नहीं किए हैं। तो बेटा यहां तक के पार्ट से जितना हमने अभी तक किया है, जेई नीट या एनडीए में क्वेश्चन नहीं आते। यहां तक केवल आपको स्कूल में ही पूछे जाएंगे। यहां से आगे जब मैं आज स्टार्ट करूंगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो वहां से फिर क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे जेई नीट एनडीए में, तो वहां से मैं तुम्हें वो वाले क्वेश्चन भी देने शुरू कर दूंगा। अरे क्या सभी को क्लियर है भैया बात? एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। कैन वी स्टार्ट गाइस? कैन वी स्टार्ट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। CW, व्हाट इज CW गाइस? व्हाट इज दिस CW? ये CW क्या कर रहे हैं? बैटल? बेटा बैटल होगी ना, सैटरडे में होगी ना बैटल, काहे टेंशन लेते हो? चलिए चलिए चलिए, व्हाट इज दिस CW? यार CW का समझ नहीं आ रहा मुझे, हैं? व्हाट इज दिस CW? CW क्या होता है? ये कह रहा है भैया व्हाट इज द CJP? बेटा आई डोंट नो अबाउट CJP, बट यू नो आई नो अबाउट वन थिंग, व्हेन यू आर हियर आई डोंट नो व्हाट इज दिस। अरे मुझे पता है CJP क्या है, कॉन्करेज जनता पार्टी, है ना। बट व्हाट डू आई बिलीव? आई बिलीव इन APM जनता पार्टी गाइस, APM जनता पार्टी। We will together make a change in class 11th. So, I do believe in APM जनता पार्टी first of all. भैया जी चैट दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलिए जी शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। सारे लोग अगर रेडी हैं तो चैट बॉक्स में एक बार APM दिखा दिया जाए, एक बार APM दिखा दिया जाए। सारे लोग एक बार APM दिखा देंगे। एवरीबॉडी इन द हाउस विद द राइट हार्ट, APM ऑन पीक। बहुत बढ़िया। अब चलिए शुरुआत से समझते हैं बेटा बात को, मजेदार बात को। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है मैंने तुम्हें समझा दी थी, एक बार हाथ उड़ा दो बेटा अगर तुम्हें समझ में आ गया था तो। बेटा एक बार हाथ उड़ा दो एवरीवन अगर सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया था। रूल्स थे, चौथा वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करके उस कंफ्यूजन को दूर किया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब कुछ ऐसी बात थी जो मैंने तुम्हें बतानी थी कि भैया मेरे लाल मेरे बच्चे, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, मान लो कहीं पे कुछ कैलकुलेशन हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो वहां पर कैसे निकालेंगे हम अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो उसका मैंने आपको एक तरीका बताना था, वो तरीका एक बार जान लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो बेटा क्या था रिकैप में? इस रिकैप में यह था कि इन दीज ऑपरेशंस द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल आंसर दिया था कि यहां पर अगर तुम देखोगे अपनी कैलकुलेशन में आपके पास दो टर्म है, 2.5 और 1.25। इन दोनों में अपनी अपनी सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे कि 2.5 में दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 1.25 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। तो जो आपका आंसर आएगा बेटा कुछ भी आए, उसमें भी उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जितनी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आपके किसी भी टर्म में है। लीस्ट कितना है बेटा? 3 और 2 में 2 है। तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। लेकिन मल्टीप्लीकेशन करके द रियल आंसर आ रहा है 3.125, भैया इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ऐसे में हमें इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, यह सही नहीं है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो इसको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का पहला रूल, हमें इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो हमें इन दोनों को यहां से निकालना पड़ेगा। तो यहां तक रखना है ना, यहां तक। तो यहां से आगे वाली जो भी डिजिट है उसको देखो जरा, यहां तक हमें रखना है। यहां से आगे वाली डिजिट देखो हमारी 2 है, तो अपने को 2, जब ये सारा पार्ट हटाएंगे तो जरा ये वाले नंबर को देखो, क्या ये 5 से बड़ा है कि छोटा है? अगर ये 5 से छोटा है तो आप एज इट इज 3.1 लिखेंगे विदाउट एनी चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा और आपकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाली आंसर आ जाएगा। यही आपका सही आंसर है एवरीबॉडी। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन, बेटा राइट मोस्ट मतलब जस्ट राइट वाली मोर देन 5 है,
द प्रेसिडिंग नंबर, जस्ट पीछे वाला नंबर इज इंक्रीज बाय 1, उसको 1 से इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर आप यहां पर करना चाहते हो इसको राउंड ऑफ, तो मान लो आपको इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। लेट्स सपोज आप इसको हटाओगे, ये 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले नंबर को ऐसे केस में आप 1 बढ़ा दोगे, और अगर ये 5 से छोटा होगा तो आपको कोई चेंज नहीं करना। एवरीबडी, किस सबको याद हो गया बेटा? याद रहेगा? अरे जल्दी बोलो, एपीएम जनता पार्टी, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोल दो, एक बार जल्दी बोल दो। क्या सभी को समझ में आ गया? अगर राइट मोस्ट वाला नंबर 5 से छोटा है तो नो चेंज, लेकिन अगर 5 से बड़ा है तो आपको 1 बढ़ा के लिख देना है, जैसे कि इसका आंसर बन जाएगा 1.39। क्या सभी को बात समझ में आई है? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो ये जो दोनों रूल हैं यहां तक हमने कल वाली क्लास में लिख लिया था। अब क्वेश्चन करने से पहले एक बार सेकंड वाले रूल को भी हम उसमें लिख लेते हैं कॉपी में, जैसे कि याद रहे। If the rightmost digit to be removed is less than 5, then the preceding number is not changed. ये मैंने आपको बता दिया, अगर वो लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि 4.334 में अगर मुझे 4 को रिमूव करना है, इसको हटाना है, तो ये 5 से छोटा है, तो इस वाले नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, ये 4.33 ही लिखा जाएगा। अरे हाँ या ना? अरे बोलो भैया, ठीक बात है, बिल्कुल भैया। थर्ड रूल क्या है? इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज टू बी रिमूव्ड इज 5, अगर वो एग्जैक्टली 5 ही है राइट मोस्ट डिजिट, देन द प्रेसिडिंग नंबर इज नॉट चेंज, प्रेसिडिंग नंबर को तब भी चेंज नहीं करना इफ इट इज एन इवन नंबर, अगर वो इवन नंबर है प्रेसिडिंग वाला। बट अगर प्रेसिडिंग वाला ओड है तो आपको 1 नंबर से इंक्रीज करना है। भैया नहीं समझ में आया, और समझाता हूं, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल, आपके पास है 6.35, आपको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। लेट्स सपोज आपको इस 5 को हटाना है, अभी एग्जैक्ट 5 है, तो इसके पीछे वाला नंबर अगर ओड है, 6.3 में 3 ओड है, तो आपको 1 बढ़ा के लिखना है। अगर ओड है तो बढ़ाना है, तो बन जाएगा 6.4। लेकिन अब 6.25 में आप देखोगे तो आपको 5 को हटाने, तो प्रेसिडिंग नंबर इवन है, तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना, एज इट इज 6.2 लिख के आ जाओगे। दीज आर द रूल्स ऑफ राउंड ऑफ। आई होप कि सभी को समझ में आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा बेटा। चलिए, चैट सेक्शन में आंसर भर जाने चाहिए भाई लोग। मेरे पास लिखा है 4.325, अगर मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, कहां तक? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है बेटा। मतलब 3 जो है मुझे नंबर छोड़ने हैं, तो मुझे 5 को हटाना पड़ेगा। अब अगर मैं इस 5 को हटाऊंगा तो बताइए फाइनल आंसर क्या आएगा राउंड ऑफ के रूल के अकॉर्डिंग? चैट सेक्शन भर जाना चाहिए भाई लोग, चैट सेक्शन भर जाना चाहिए भाई लोग। एक भी बच्चे ने, अगर एक भी बबली सबली डबली ने गड़बड़ कर दी तो मेरा पेन तुम्हारी नाभी। अरे आ गया क्या आंसर? इतनी तगड़ी, क्या बात है। चैट भागंती, नाइस, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतना सारा आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। कैसे भैया, कैसे किया आपने? बेटा अगर लास्ट में 5 है और आपको इसको हटाना है, तो बेटा जो आपका ये वाला नंबर है अगर इवन है तो नो चेंज। इवन में क्या है बेटा? इवन के केस में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप लिख दोगे क्या बेटा? 4.32 एज इट इज। चलिए अगला क्वेश्चन देना, सारे लोग मुझे बताएंगे आंसर, सारे लोग मुझे आंसर बताएंगे। 4.32 मल्टीप्लाई 7.841 मल्टीप्लाई 1.01 डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय 12 या फिर 1। जो फाइनल आंसर होगा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन द फाइनल आंसर? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? जल्दी से मुझे सारे लोग बता दीजिए। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर इन द फाइनल आंसर? टेंशन की रूल नंबर 5 को तुम भूल गए हो जी, तुम्हारे में तो संटी बजनी चाहिए जी।
अगर तुम ऑफलाइन में होते तो मैं तुम्हारी सीट पे आता, तुम्हारी गुद्दी को ऐसे पकड़ता, घट से एक कोहनी देता, फिर कहता कि गलत कर रहे हो। बेटा दिमाग लगाएंगे। रूल नंबर 5 क्या था याद करिए। अगर कोई भी एक नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है, कोई एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती ही हैं। तो बेटा जितने लोग भी 1 बता रहे हैं अपनी बुद्धि को चलाएंगे, बेटा बुद्धि को चलाएंगे। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर आपकी 3 है, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर आपकी 4 है, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर आपकी 3 है, यहां पर आपकी इनफाइनाइट है। बोलो स्वाहा। अब आपका छोटा नंबर क्या आया भैया? 3 आया। तो आंसर क्या आया भैया? 3 आया। जल्दी से अपनी गलती को सुधारेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाऊं क्या? हेलो जी, बबली सब्जी डबली, आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का तो सीख लिया। अब जरा बात करेंगे प्लस और माइनस की। यहां पर क्या होगा, आइए जरा फोकस करिएगा, ध्यान से देख लो। कॉपी में लिखना बेटा एक ही रूल। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल आंसर शुड हैव सेम डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है? डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है उसे डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। कितनी डिजिट्स हैं उसे डेसिमल प्लेसेस कहते हैं भाई लोग। तो द फाइनल आंसर शुड हैव द सेम डेसिमल प्लेसेस as there are in the term with the least decimal places among all the given terms in the question। बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन है, यहां पर आपकी 3 टर्म है। जल्दी से बताएंगे पहले वाले में कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? पहले वाले में कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? बेटा पहले वाले में कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? भैया पहले वाले में है दो नहीं, एक डेसिमल प्लेस। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद केवल एक नंबर है। आगे बढ़ जाइए बेटा, यहां पर कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? भैया डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। भैया यहां पर कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? भैया यहां पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो फाइनल आंसर जो भी आएगा उसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए? बेटा रूल क्या कहता है? हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस शुड हैव द फाइनल आंसर? द लीस्ट नंबर इज 1। तो जो फाइनल आंसर आएगा जब आप उसको निकालोगे तो द फाइनल आंसर लिखेंगे कॉपी में, आंसर शुड हैव 1 डेसिमल प्लेसेस। शुड हैव 1 डेसिमल प्लेस, केवल एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं रियलिटी में प्लस करूंगा तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा मेरा, अगर मैं रियलिटी में प्लस करूंगा तो आएगा 2.5, 7.512, 0.78। बेटा यही आएगा ना, 0.78 प्लस करेंगे। अब आप प्लस करोगे तो बेटा कितना आएगा आपका? एक सेकंड रुक जाओ, कितना है मेरा? 0.78 है। हाँ अब मैं इसको प्लस करूंगा तो ध्यान से देखो, 2 एज इट इज। अच्छा जी, उसके बाद 8 और 1 9, बिल्कुल सही बात है। 17 का 7 एक गया हासिल, बिल्कुल 10.792। यही आ रहा है बेटा, यही आ रहा है। आना तो ये चाहिए, कितना आना चाहिए? 10.792। लेकिन इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? इसमें है 3 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन सही आंसर कौन सा होगा बेटा? जल्दी बोलेंगे भैया। सही डेसिमल प्लेस वाला होगा, 1 वाला। मतलब आपको यहां तक के नंबर को उड़ाना है तो बेटा राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करेंगे तो एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा। 10.8 इज द फाइनल आंसर होगा। जल्दी बोलेंगे। क्या सभी को समझ में आया है? अरे क्या सभी को समझ में? जब सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछेंगे तो डेसिमल प्लेसेस निकाल के आप बताएंगे कि ऐसे में जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी वो फाइनल आंसर को देख के आएंगे। जैसे कि यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर कितना आएगा बेटा? भैया यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रही हैं मुझे, तो आंसर निकालोगे? अरे बोलो भाई, अरे हो जाएगा क्या? अरे जल्दी बोल दो। बहुत बढ़िया, अभी और आंसर दे दूंगा, काहे टेंशन लेते हो। चलिए भैया 1 मोर आंसर दे दो, 1 मोर केस दे दो, 1 मोर केस। एक और केस दे दोगे ना तो भैया मौज मान दूंगा एकदम। एग्जाम में ऐसे फड़फड़ा के आऊंगा ना, मतलब कॉपी चीर फाड़ कर दूंगा, चाहे नंबर मेरे 0 आ जाए। फिर कोई बात नहीं भाई,
क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लोगे ना? क्वेश्चन दे रहा हूं, अब करना, ठीक है? तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, 5.72 प्लस में 0.8, क्या बात है, प्लस में 4, अच्छा नहीं, चलो माइनस करते हैं आपकी बात, है ना, कुछ भी हो सकता है ना भाई, प्लस माइनस की बात करते हैं, माइनस में 3.26। अब बेटा आपको बताना है कि फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर इन फाइनल आंसर, ये आपका क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फाइनल आंसर। तो आप कैसे बताओगे? तो ऐसे में आपको राउंड ऑफ का रूल को फॉलो करना है। सबसे पहली बात बेटा, कितने डेसिमल प्लेस हैं भैया? 3 डेसिमल प्लेस हैं, 2 डेसिमल प्लेस हैं। कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2 डेसिमल प्लेस हैं, डीपी मान लिया। यहां पे कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1 डेसिमल प्लेस है। यहां पे कितने हैं? 2 डेसिमल प्लेस है। तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसमें कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए? मस्ट हैव, लीस्ट वाला 1, मस्ट हैव 1 डेसिमल प्लेस। सही बात है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आप पहले करोगे 5.72 और 0.8 इसमें आप प्लस करोगे, 0.8 आप इसमें प्लस करेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा? 2, 15 का 5, 6.52। फिर इसमें से आप माइनस करेंगे 3.26, तो आपका आंसर आएगा 12 में से 6 गए 6, 4 में से 2 गया 2 और 3.26। क्या 3.26 जो आपका आंसर आया है? ओ भाई साहब, 3.26 ही आ गया आंसर, क्या बात है, कुछ गलत तो नहीं गया? नहीं, कुछ बड़े बढ़िया भाई। 3.26, क्या 3.26 में 1 डेसिमल प्लेस है? नहीं। तो क्या करेंगे बेटा? राउंड ऑफ करेंगे, 5 से बड़ा है तो 3.3 विल बी द आंसर। अरे हाँ या ना? अरे सबका आया? अरे कोई रह तो नहीं गया? अरे सबका हो गया है? अरे एपीएम हो रहा है? अब क्या बच्चे की जान लोगे? दे दो भैया। चलो जी, तो ठीक है, कितना आंसर है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर का? भैया 2 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। चलिए जी, अब एनसीईआरटी के सवाल लगाने का टाइम आ चुका है। अब भैया एनसीईआरटी के सवाल लगाने का टाइम आ चुका है, जल्दी से आ जाओ, चिंकू मिंकू टिंकू, आ जाओ जल्दी से। चलिए, दे दूं क्या क्वेश्चन करने के लिए गाइस? क्या क्वेश्चन करने के लिए दे दिया जाए? अरे संभाल लोगे क्या? अरे हो जाएगा ना? दे दूं पक्का? आ जाओ। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बोला था 7 के 7 सोल्व करवाऊंगा। तो आइए, पहला सवाल। पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है? राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो सारे लोग पहले वाले का मुझे आंसर बताएंगे। मैं पहले वाले के लिए आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बेटा क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए बी सी डी है। तो पहले वाले का जो मेरा आंसर है बताना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करके क्या आंसर आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 34.2, 34.3, 34.216 एज इट इज, या फिर 34.22। बेटा कौन सा आंसर सही है आपको? 45, मैं 30 सेकेंड्स दूंगा बस यार, 30 सेकेंड्स दूंगा यार, 30 सेकेंड्स दूंगा यार। बताइए, व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? बोलो भाई लोग, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? जल्दी से बता दो। अरे आया क्या? यस सर, सभी का आ गया। 30 सेकेंड्स थी। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है जी, मजेदार है जी। अब जो अगला वाला क्वेश्चन होगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा गाइस। अब जो अगला वाला क्वेश्चन होगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा। जल्दी से सारी लोग सोल्व करेंगे। आ गया सभी का? चलिए, तो बेटा इस वाले का आंसर क्या निकलेगा तुम्हारा? इस वाले का आंसर तुम्हारा निकलेगा कि भैया आप जरा ध्यान से देखोगे, राइट, इस वाले नंबर आपको यहां तक हटाना है ना, तो इस वाले नंबर को हटाओगे तो यहां पे करोगे। 5 से छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ना, 34.2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने ए लगा दिया, आपका आंसर आ गया, क्या बात है, मौज करिए। 81.11% भारतीयों ने सही किया। बेटा जिसने गलत किया अपनी गलती को समझाएंगे, सुधारेंगे। आपने 6 को नहीं देखना, आपने जहां तक छोड़ना है ना उसके जस्ट अगला वाला नंबर देखना है। आपको 1 देखना था ना कि 6 को देखना था, है ना? समझ रहे हो बात को? तो 1 को देख के, 1 5 से छोटा है तो आपको कोई चेंज नहीं करना। चलिए बेटा, अगले वाले क्वेश्चन का डायरेक्टली मुझे चैट बॉक्स में आंसर देंगे, क्या आंसर आएगा? अगले वाले का बेटा आंसर देंगे, जल्दी से बता दो मुझे। अगले वाले का आंसर देंगे,
जल्दी से, अरे जल्दी बताओ। बबली सबली डबली, व्हाट विल बी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? बेटा इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड वाले की, थर्ड वाले की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड वाले की बात कर रहा हूं। अब यहां पे कुछ लोग गड़बड़ करेंगे, आई नो बेटा, आई नो यू। तब तक मैं देख लूं नीट वीट में कुछ पूछा गया है कि यहां से, उम्मीद मुझे है नहीं, वैसे आते नहीं यहां से क्वेश्चन, लेकिन देख लूं कभी सन 1900 में पूछा हो तो कुछ, इफ आई कैन फाइंड समथिंग। तब तक तुम क्वेश्चन लगाओ भैया। अरे आ गया क्या सभी का? चलिए, सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर सबको पता है, ऐसी जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के पीछे होती है उन्हें सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तो ना तो ये सिग्निफिकेंट हो सकती, ना ये सिग्निफिकेंट हो सकती, और मुझे तीन सिग्निफिकेंट चाहिए। तो मुझे इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। अब इसको हटाना है, यह है 5 से बड़ा, तो पीछे वाले को एक इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप 0.0459 में एक इंक्रीज करेंगे तो यह हो जाएगा 10, 6, 4, 0.060। क्या सभी को बेटा बातें समझ में आई हैं? अरे चैट दिखा दो भाई, चैट नीचे कर दो, दिख नहीं रहा है। क्या सभी को इतनी बातें समझ में आई? जल्दी बोलो। तो भैया एक बात बता दो, तो क्या अब यहां पर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हां जी, 4 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, 6 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, 0 आफ्टर द डेसिमल इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल आपको याद था, तो कितना आंसर आया बेटा? 0.0460 इसका आंसर आया। अरे सहमत हो बेटा? इसके पोल को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या बात है? अगला सवाल देख लो, 10.4107। बेटा डायरेक्टली आंसर बताएंगे सारे लोग, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत वाली बात अब बनेगी यहां पे। क्या आंसर आएगा? व्हाट विल बी द आंसर बेटा? यस सर। भैया मेरा गलत हो गया है। अरे तो कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रहा है? टेंशन नो 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 नो। आगे बेटा आंसर जल्दी बोलो। बेटा सिंपल सा सवाल है, क्या करना है भैया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। भैया आप नहीं बताया था, तो भैया तीनों सिग्निफिकेंट है, तो अगले को हटाना है, इनको हटाना है। तो अगलों को हटाना है, तो आपको राइट मोस्ट नंबर, मतलब सबसे ये वाला देखना है आपको, जस्ट 4 के बराबर वाला, इसको हटाना है। तो बेटा 5 से छोटा है, कितना लिखोगे? 10.4 विदाउट एनी चेंज लिखोगे, आंसर आ गया है। अरे ठीक है भैया, बहुत बढ़िया जी। ये अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है समाप्त। चलो, अब अगर तुम्हें याद होगा, एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन अभी था बचा हुआ। कितने लोग मुझे बेटा इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे? ये अगर तुमने सॉल्व कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने भाई साहब झंडा लहरा दिया है। एपीएम जनता पार्टी इस बार भारी बहुमत से कक्षा 11वीं में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए जी, इस वाले क्वेश्चन में आपको फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। 3, 4, 5, 6। फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपको ये मुझे बेटा बताना होगा, ठीक है ना? तो सोच समझ के बताइएगा, 60 सेकंड्स आपको दी जा रही हैं। हो गया जी? क्लियर है जी? कोई कह रहा है भैया दिस इज वेरी इजी। अच्छी बात है, पूरी साल भर अगर मुझे यह मैसेज देखने के लिए मिल जाए ना कि भैया दिस इज वेरी इजी, मैं तुमसे ज्यादा खुश दिखूंगा तुम्हें। चलिए जी, तो क्या हम फाइनल आंसर देख सकते हैं? ओके जी, सबसे पहले हमें देखने हैं डेसिमल प्लेसेस। सबसे पहले हमें बेटा देखने हैं डेसिमल प्लेसेस। जरा डेसिमल प्लेसेस देख लो सारे लोग, टाइम बचा हुआ है, अभी बहुत बचा हुआ है, जल्दी से लगा दीजिए, जल्दी से लगा दीजिए डेसिमल प्लेसेस। देख के आंसर कितना आएगा। हाँ, अरे आ गया क्या? चलिए, अब ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस,
4 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको जो फाइनल आंसर चाहिएगा वो चाहिएगा 4 डेसिमल प्लेसेस वाला। सबको ऐड कर लो पहले। तो 0.0125, 0.7864, 0.0215। बेटा 5 10 14 का 4 एक गया हासिल, 6 4 10 का 0 एक यहां पे गया, 8 2 10 और 11 12 का 2 एक वहां गया 8। 0.8204 इज द आंसर। हमारे फाइनल आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए भैया? मिनिमम नंबर 4 ही है क्योंकि सबका ही 4 है, तो आपके 4 ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए। तो क्या इसको मुझे राउंड ऑफ करने की कोई भी जरूरत है? नहीं भैया, इसमें भी 4 ही डेसिमल प्लेसेस हैं। तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा 08204। राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है बेटा। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 0 जो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है वो तो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। ये है, ये है, ये है और 0 ये वाली, क्योंकि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तो ये आपका बेटा 4 आंसर बन गया। अरे क्या हो गया? गलत है सर, क्या हो गया? एक मिनट रुक जाओ। 0.0125 है, 0.7864 है, 0 पॉइंट। बेटा क्या गलत है मुन्ना? क्या गलत है सर? 3 होगा। वाई? क्या बोले जाएं? जल्दी बताओ ऐसा क्यों होगा? दिमाग लगाओ और मुझे बताओ ऐसा क्यों होगा। पहले रीजन तो बताओ, पहले मुझे रीजन तो बताओ। तुम मार खाओगे किस दिन मेरे से? तुम किस दिन मेरे से मार खाओगे? ठीक है ना? किस दिन मेरे से मार खाओगे तुम? अबे सही तो आंसर क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है इसमें? मल्टीप्लाई कहां लिखा है बेटे? प्लस लिखा है वहां पे। तो एक मिनट रुक जाओ सर। रूल कौन सा रूल? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगी। तो बेटा ये वाली को सिग्निफिकेंट कहां मान रहा हूं मैं तो इन चारों को ही मान रहा हूं ना। क्या दिक्कत हुई फिर? बेटा आपको सिग्निफिकेंट नहीं गिननी, यहां पे डेसिमल प्लेसेस गिनने हैं। अरे मूर्खो, यहां डेसिमल प्लेसेस गिनने थे। इनमें 3। अबे सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट वीस्ट वो देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में। पता नहीं कैसे नींद में बैठे हैं आधे, मुझे लग रहा है आधे नींद में बैठे हैं, आधे तो नींद में बैठे हैं। बेटे यहां पे आपको देखना होता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर और आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड की बात कर रहा हूं। जब बात कर रहे होते हैं प्लस माइनस की तो बेटा उसमें डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। ऐसे करने लगते हो भैया भैया वो है, अगला आदमी पागल है? अगला आदमी को 9-10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अगला आदमी पागल है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अरे जल्दी बोलो भाई, आंसर आगे सभी का। आगे बढ़ जाऊं क्या? ठीक है, तो चलिए जिसने लगाया है भैया अभी आंसर, बहुत बढ़िया कर दिया भैया। चलिए तो बेटा गलत वाले अपनी गलती को सुधारेंगे। अरे क्या सुधार लोगे क्या? गलत वाले अपनी गलती को सुधार लेंगे। बबली सबली डबली। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, मुझे मेरे पास एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया है। जस्ट एक सेकंड रुक जाइए। चलिए खैर इसको तो बात नहीं करेंगे। चलो अब आगे बढ़ दिया जाए भैया, आगे बढ़ा जाए। तो एपीएम जनता पार्टी हार गई है भैया, भारी बहुमत नहीं है। एपीएम जनता पार्टी लोस्ट, एपीएम जनता पार्टी इन टुडेज इलेक्शन लोस्ट। एक बार और फिर से करेंगे इलेक्शन, अगर जीत गए तो जीत गए। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं मजेदार तरीके से। आइए तो अब हम समझने वाले हैं एक अगले टॉपिक को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से पहले। वो क्या है टॉपिक, ध्यान से समझिएगा। आपको 2 टर्म बोली जाएगी भैया, सिग्निफिकेंट ही लिखा है, अच्छी बात है बेटा। मोल चालू होगा अगली से अगली क्लास से, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, है ना? गलतियां होती रहती हैं, बेवकूफ बच्चे गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं, इसमें बुरी बात क्या है? हाँ भैया बेवकूफ बोल रहा हूं। चलो ध्यान से देखो बेटा, अगला है हमारा प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। व्हाट इज द प्रेसिजन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी? वैसे तो ये फिजिक्स में आ चुका है, अब केमिस्ट्री में नहीं पूछा जाता, लेकिन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में दे रखा है तो अपन करवाएंगे, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ेंगे। चलिए तो होता क्या है बेटा, ध्यान से समझना। मान के चलो कितने लोग लैब में जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने? एक बार हाथ उठाएंगे। कोई कह रहा है भैया एक बार रिपीट कर दो प्लीज। अरे घनचक्कर ले भैया, रिपीट कर देंगे। देखो जब भी प्लस माइनस होगा तो आपको प्लस माइनस में डेसिमल प्लेसेस देखने हैं। 4 डेसिमल प्लेस है, 4 डेसिमल प्लेस है, 4 डेसिमल प्लेस है। इसमें से लीस्ट डेसिमल प्लेस नंबर कौन सा है भैया? 4 ही सबसे छोटा है, क्योंकि सारे 4 ही हैं। तो फाइनल आंसर जो भी आपका आ रहा है ऐड करके,
अगर उसमें डेसिमल प्लेस 4 है तो बहुत अच्छी बात है, 4 से ज्यादा है तो उसको राउंड ऑफ करके 4 तक लाना है, तो तब बतानी है सिग्निफिकेंट फिगर। मेरे फाइनल आंसर में ही 4 आ रहा था, तो फाइनल आंसर में ही 4 आ रहा, तो मुझे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। और अब मुझे बस इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स गिननी है, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए मुझे सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर बताना था। बेटा हो गया, चलो आगे बढ़ जाओ। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है, और कोई कह रहा था ना भैया इजी है इजी, तो बेटा देख लो इजी, फिर हो जाते हैं कंफ्यूज। अब कितने लोग लैब में जाते हैं स्कूल में, जल्दी बता दो मुझे एक बार। भैया लैब में तो जाता हूं, लेकिन वो मास्टर जो है बस सफाई करने के लिए बुलवा लेता है कि भैया स्लैब पे कपड़ा मार दो, अरे वो बीकर रखे उन्हें जरा मांझ के रख दो, भैया ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है भैया। कोई बात नहीं, जितने लोग अब लैब में जाते हैं, मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूं। देखो, जब भी तुम कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां पे 3 चीजें होती हैं। एक होती है बेटा ट्रू वैल्यू, किसी भी कैलकुलेशन की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसे बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू को बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है, जिसमें कोई भी एरर नहीं है जो एक्चुअली में आनी चाहिए। लेकिन बेटा तुम तो एरर करते हो, तुम तो एरर करते हो। अब समझ लो पहले इसका मतलब क्या है। जब भी तुम कभी लैब में जाओगे ना, तो टीचर जब भी तुमसे कुछ कैलकुलेट करवाएगा तो उसमें एक रीडिंग नहीं लिखवाता तुमसे, तुमसे कहता है कि उसी एक्सपेरिमेंट को 2-3 बार करो, एटलीस्ट 3 बार तो करो। तो स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट सी है। तो हमने क्या किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी ट्रू वैल्यू जो थी बेटा, जो ट्रू वैल्यू थी उस केस में वो थी 2। बेटा ट्रू वैल्यू कितनी है इस केस में, एक्सपेरिमेंट में जो आनी चाहिए उस एक्सपेरिमेंट की 2 आनी चाहिए थी ट्रू वैल्यू। तो सबसे पहले स्टूडेंट ए गया, उसने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, 3 बार अलग अलग बार किया, है ना, 3 बार सेम एक्सपेरिमेंट किया। पहली बार उसकी वैल्यू आई 1.95, आनी चाहिए कितनी 2। अच्छा जी। दूसरी बार उसकी वैल्यू आई 1.93। ओके जी, चलो 2 ही बार एक्सपेरिमेंट किया, तो पहली बार 1.95 आई, दूसरी बार 1.93 आई। क्या दोनों एक्सपेरिमेंट में वो बहुत क्लोज था? हां यार, दोनों एक्सपेरिमेंट करते हुए वो बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू पे था, तो उसे यकीन हो गया होगा कि जरूर इनमें से ही, इनके आसपास ही कोई वैल्यू सही होनी चाहिए। उसे नहीं पता ट्रू वैल्यू भी क्या है, वो टीचर बताएगा। लेकिन उसने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा 1.95 1.93, दोनों का अगर एवरेज भी करूंगा तो शायद यही सही आंसर है, यही सही आंसर है। मतलब वो अपनी कैलकुलेशन में बहुत क्लोज था, दोनों कैलकुलेशन में। तो इसे कहते हैं प्रेसीजन। इसे क्या कहते हैं बेटा? प्रेसीजन। मतलब उसने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं दोनों बार वो बहुत ही सेम वैल्यू निकाल पाया। तो प्रेसिजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी के लिए जो वैल्यू में क्लोजनेस है उसे कहते हैं प्रेसिजन। अच्छा जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब जब ये प्रेसिजन वाला स्टूडेंट एक गया अपने मास्टर के पास के, मास्टर जी आंसर आ गया है। बेटा क्या आंसर है? 1.94। चांटा लगेगा, चांटा। क्या? क्यों? पेप सही वैल्यू 2 है। तो ये प्रेसिजन तो है, स्टूडेंट 1 प्रेसिजन है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। स्टूडेंट 1 क्या है भैया? प्रेसाइज है, प्रेसिजन इसके अंदर है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। अब व्हाट इज एक्यूरेट बेटा? एक्यूरेट क्या होता है? एक्यूरेट क्या होता है? Accuracy is the agreement of a particular value to the true value of the result। मतलब आप ट्रू वैल्यू के कितने पास हो, ट्रू वैल्यू के कितने पास हो, वो आपकी एक्यूरेसी कहलाती है। तो स्टूडेंट ए क्या है बेटा? प्रेसाइज है, प्रेसिजन है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। स्टूडेंट नंबर बी पे आते हैं। स्टूडेंट नंबर बी पे, स्टूडेंट नंबर बी भी गया भैया, पहली बार एक्सपेरिमेंट क्या आंसर है? 1.94। 1.94 कर दिया। अगली बार एक्सपेरिमेंट किया तो आंसर आया 2.05। कितने लोग मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे कि क्या यहां पर प्रेसिजन है या नहीं है? अरे बोलो भाई, बेटा कितने लोग बोलेंगे स्टूडेंट बी में प्रेसिजन है या नहीं है? जल्दी बोलो, एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। क्या क्या स्टूडेंट बी में प्रेसिजन है या फिर नहीं है? भैया प्रेसिजन नहीं है। अबे पहली वाली तेरी वैल्यू 1.94 आ रही है, अगली बार पता नहीं तूने कौन सा मंत्र फूक दिया 2.5 आ गई। तो नहीं बेटा, प्रेसिजन नहीं है, प्रेसिजन नहीं है। क्या एक्यूरेसी है? हां, क्योंकि 2 के बहुत क्लोज आ गया, 2 के बहुत क्लोज है। मास्टर के पास गया, मास्टर जी आ गया जी, वैल्यू देखो 1.995। मास्टर खुश हो गया, मेरा बच्चा
ट्रू वैल्यू है भैया, ट्रू वैल्यू के बहुत पास है, एक्यूरेसी तो है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। इशिता कह रही है भैया दोबारा समझा दो। इशिता बेटा ये तो स्टोरी चल रही थी, ये तो लैब की बातें चल रही हैं जो तुम वहां पे मचाते हो लैब में जाके, वही तो चल रहा है। तुमने एक ही एक्सपेरिमेंट को 2 बार किया। टीचर के लिए जो ट्रू वैल्यू आनी चाहिए एक्सपेरिमेंट की वो 2 आनी चाहिए। अगर ए वाले बच्चे ने 2 एक्सपेरिमेंट किया, दोनों में 1.95 1.93 आई, दोनों वैल्यू बहुत क्लोज हैं, मतलब ये अपनी वैल्यू में जो भी इसकी आ रही है क्लोज है, मतलब ये प्रिसाइज है। लेकिन ये वैल्यू ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, मतलब एक्यूरेट नहीं है। स्टूडेंट बी जो अपनी कैलकुलेशन में दोनों एक्सपेरिमेंट में बहुत दूर है, मतलब क्लोजनेस नहीं है, मतलब ये प्रिसाइज नहीं है। लेकिन इसका जो एवरेज आ रहा है वो बहुत क्लोज आ रहा है ट्रू वैल्यू के, मतलब ये एक्यूरेसी के बहुत क्लोज है, मतलब एक्यूरेसी है। अब आते हैं स्टूडेंट सी पे भाई लोग, स्टूडेंट सी पे आते हैं भैया। इसकी एक वैल्यू आई है 2.01 और एक वैल्यू आई है 1.99। क्या ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज है? हाँ भैया, एक 2 से जस्ट छोटी है, एक 2 से बहुत जस्ट बड़ी है, मतलब बहुत क्लोज है। बेटा क्या ये थर्ड वाला प्रिसाइज है या नहीं? बेटा बोलो, बेटा थर्ड वाले का केस बोलेंगे, थर्ड वाले का केस बोलेंगे बेटा, थर्ड वाला जल्दी बोलो एवरीवन। अरे हाँ या ना, जल्दी बता दो, अरे जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। बेटा सेकंड वाला इज नॉट एक्यूरेट। हाँ ये वाला मैंने गलत लिखा है, इसको ठीक करेंगे। सेकंड वाला एक्यूरेट कैसे है बेटा? एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल आएगा तभी एक्यूरेट होगा, ये ध्यान रखेंगे। सेकंड वाले में इसको ठीक करेंगे अपनी कॉपी में, सही बात है ये वाली, यहां पर रॉन्ग आएगा। सेकंड वाला इज नॉट एक्यूरेट क्योंकि दिस इज नॉट अ ट्रू वैल्यू। मैंने क्या बोला? ट्रू वैल्यू हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू पे होती है और तभी आपकी एक्यूरेसी आएगी, ठीक है ना? एग्जैक्ट होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो सेकंड वाले में बेटा ठीक कर लेंगे। सेकंड वाले में दिस इज नॉट एक्यूरेट है ना, दिस इज नॉट एक्यूरेट क्योंकि वो ट्रू वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब थर्ड वाले पे क्या ये प्रिसाइज है? यस। इसका एवरेज कितना आ रहा है बेटा? 2, एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू के इक्वल। क्या ये एक्यूरेट होगा? अरे बोलो हाँ या ना। जी हाँ भैया, ये होता है प्रेसीजन का और बेटा प्रेसीजन का और एक्यूरेसी का सही आंसर। अब देखो आधे लोग भैया भैया समझ में नहीं आ रहा, भैया समझ में नहीं आ रहा, भैया समझ में नहीं आ रहा। अब रुक जाओ जरा, एक सेकंड चैट बंद कर दो, अब सुन लो दोबारा से। तुम्हारी क्लास में मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तुम्हें क्या याद रखोगे? तीन तरह के बच्चे होते हैं भाई, 3 तरह के बच्चे होते हैं लैब में घुसे। एक वो लैब में होते हैं वो वाले, कॉलर खड़ा गया, हाँ जी सर जी, सर जी जल्दी बताओ, एक्सपेरिमेंट करना है सर जी, एक्सपेरिमेंट दिखाओ भैया, ये भी कर रख लिया, हाँ कर दिया भैया। बैक बेंचर है क्योंकि अपन कॉलर वॉलर खड़े हैं, है ना, ऐसे वाले। अब जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ये होते हैं कुछ बी टाइप वाले। इन्होंने पहले कुछ भी मिला के देखा, आंसर आया 1.94 आ गया, खुश हो गए, 1.94 आया। अगली बार इन्होंने, क्योंकि बैक बेंचर है भाई, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को बैठा के किसमें भी डाल रहे हैं, इनका आंसर आ गया 2.05। ये हो गया बैक बेंचर वाला एग्जांपल। भैया एक वैल्यू कहीं आ रही है, एक वैल्यू कहीं आ रही है, मतलब इसने सच में बताऊं तो तुक्का मारा है, इसे कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि एक वैल्यू तो कहीं और आ रही है, एक वैल्यू कहीं और आ रही है। तो ये स्टूडेंट भी एकदम बैक बेंचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक वैल्यू कहीं और, एक वैल्यू कहीं और है, मतलब इसने सही से एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मतलब ये प्रिसाइज नहीं है अपने एक्सपेरिमेंट में। इसका एवरेज निकाला बेटा, एवरेज इक्वल, मतलब जो एक्यूरेट वैल्यू होनी चाहिए थी, ट्रू वैल्यू होनी चाहिए थी, यानी कि 2 जो हमने टीचर ने मानी थी, ये भी इक्वल नहीं आ रही, तो ये बेटा एक्यूरेसी पे भी नहीं है। बैक बेंचर ना एक्यूरेसी पे ना ही प्रेसिजन पे है, समझ रहे हो? बैक बेंचर कौन सा? एक बैक बेंचर वो होता है जो बहुत तगड़ा आदमी होता है, उस वाले बैक बेंचर की बात करूं जो कॉलर खड़े करके इधर उधर भागता रहता है, करता कुछ नहीं है ना। एक बैक बेंचर और होता है ना, तुम्हारी तरह एकदम बैक बेंचर पीछे बैठा हुआ है लेकिन एकदम से दिमाग तेज है उसका, वो क्या कर रहा है, पीछे बैठा हुआ है आराम से, वो गया एक्सपेरिमेंट करने। भाई एक्सपेरिमेंट करने जब गया तो भाई उसकी पहली वैल्यू आ रही है 1.95। अब वो भी तो थोड़े ट्रेड्स दिखाएगा ना अपने पीछे बैठे हुए वाले, अरे कर लेंगे मास्टर जी कर लेंगे, 1.95, अगली वैल्यू 1.93, मतलब उसने एक्सपेरिमेंट तो सही किया है, क्योंकि वैल्यू प्रिसाइज आ रही है, बहुत क्लोज आ रही है, मतलब एक्सपेरिमेंट वो सही कर रहा है। प्रिसाइज आ रही है मतलब बहुत क्लोज आ रहा है, लेकिन उसने कुछ चीज मिस कर दी है, वो कुछ ध्यान नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसका एक मेजर चेंज आ रहा है ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू से बहुत दूर आ रहा है वो, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट सही कर रहा है, लेकिन उसके ट्रू वैल्यू से वो बहुत दूर है, मतलब प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेसी पे नहीं है। फिर आते हैं बहुत ज्यादा डिसेंट वाले, है ना, खासकर वो तुम्हारी फ्रंट बैच पे बैठी हुई लड़कियां, सर जी आज टेस्ट है, ये बिल्कुल दिमाग लगा वहां पे बैठी हुई है भाई, इनका आंसर आ रहा है 2.1, 2.01 और 1.99, मतलब ट्रू वैल्यू से, फिर ट्रू वैल्यू को छोड़ो,
बहुत क्लोज आंसर है, मतलब एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही कर रही है क्योंकि वैल्यू बहुत क्लोज आ रही है। तो बेटा प्रेसाइज है, एवरेज निकाला वो आ गया ट्रू वैल्यू के इक्वल, मतलब इन्होंने सब कुछ ही सही किया था। ये थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये बाकी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हो रहा है, किसी ने धक्का दे दिया थोड़ा सा चेंज हो गया, हवा चल गई तो थोड़ा ज्यादा गिर गया केमिकल। तो ये बिल्कुल सही कर रहे थे, कर रही थी या फिर कर रहे थे। एक्यूरेसी प्रेसिजन बेटा दोनों एकदम करेक्ट है। क्या सभी को क्लियर है भैया? क्या सभी को क्लियर है? एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। कॉलर नीचे कर लो भाई, अब जल्दी बोल दो गाइस, एवरीबॉडी। क्या सभी को समझ में आ गया एक्यूरेसी प्रेसिजन का गेम? क्या सभी को समझ में आ गया एक्यूरेसी प्रेसिजन का? और जल्दी से बता दो एक बार, एक्यूरेसी और प्रेसिजन सबको समझ में आ गया हो तो एपीएम इन द चैट बॉक्स कर देंगे, ठीक है। कॉपी में अगर सब कुछ देखो, कॉपी में अगर ये सारी रामकथा नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखना, बस डायग्राम बना लेना, क्योंकि डायग्राम में ही मैंने सब कुछ शॉर्ट में रिपीट कर दिया है। डेफिनेशन आपको ऊपर लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी। लव यू टू भाई, लव यू टू यार। उतारो जल्दी से कॉपी में, जल्दी से कॉपी में उतारेंगे इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे गाइस, आगे बढ़ेंगे गाइस, आगे बढ़ेंगे। चलिए फाइनली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के पास चलने वाले हैं, लेकिन उससे एक एनसीईआरटी ने छोटी सी बात बोल रखी है, उसको देख लेते हैं फिर चलते हैं। चलिए चले आगे, आगे चलते हैं। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, उतार लिया ना सबने? कभी बोलो भैया उतारने को तो टाइम ही नहीं दे रहे हो भैया आप, हैं? हैगो भैया हैगो, उतार ली एक बार और एक्सप्लेन कर दो बेटा। ये अपनी वैल्यू में जो एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आ रही है क्लोज है, बहुत क्लोज है, मतलब सही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब प्रिसाइज है। और इसका एवरेज जो आ रहा है वो ट्रू वैल्यू से मैच कर रहा है, मतलब इसने एक्यूरेसी भी दिखाई है, जो आंसर आना चाहिए वही आ रहा है, मतलब दोनों है ये, ठीक है। चलिए सारे लोग जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या मानी गई थी? लेंथ की एसआई यूनिट क्या मानी गई थी? जल्दी से मुझे सारे लोग बताएंगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट क्या मानी गई थी? जल्दी बोल दो बेटा, लेंथ की एसआई यूनिट क्या मानी गई थी? तो आप बोलोगे भैया लेंथ की ना एसआई यूनिट ना भैया मीटर मानी गई थी। हैं, मीटर ही मानी गई थी? अरे मीटर ही मानी गई थी, हाँ या ना भैया? सही बात है। अब एक बात मेरी समझना, मुझे भैया एक दिन योगा करना था। भैया योगा भी करते हो आप? ऑब्वियसली योगा करता हूं तभी तो फिट रहता हूं यार, है ना? तो योगा करना था, मैं योगा की मैट लेके आया, ठीक है भैया। तो मेरी जो योगा की मैट है, लेट सपोज मैं अच्छा खासा लंबा हूं यार, तो मेरी ना योगा की मैट है 2 मीटर की। कितने मीटर की है? 2 मीटर की है। अब उसके जस्ट बराबर में मेरा फोन रखा है। कोई मुझसे पूछ ले कि भाई आपका जो फोन का ये जो आपका फोन है यार, ये कितने मीटर का है? यार ये तो बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है ना? तो लेट सपोज मैं कह दूं कि यार ये तो 0.01 मीटर का है। कोई पूछ ले इस फोन के अंदर एक चिप है, इस फोन के अंदर एक चिप है, भाई ये कितने मीटर की है? यार ये तो निन्नक से मेरी उंगली में भी नहीं आ रही है, मैं पूरे 2 मीटर का हूं, ये मेरी उंगली में भी नहीं ठीक से आ रही है, देखना। तो भाई मैं कह रहा हूं कि यार ये पता है कितनी है? ये है 0.00001 मीटर। तो जब भी हम एसआई यूनिट के बहुत सारी वैल्यूज को देखते हैं, तो जितनी छोटी चीजों पे जाते हैं उतना बेटा क्या होता है, वैल्यू छोटी होती रहती है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुझसे पूछ ले कि भैया आपने मैट तो 2 मीटर की लाई है, लेकिन जरा एक बात बताना, आपका जो घर है, पूरा जो घर है आपका, जो आपका हाउस है, जो आपका घर है, पूरा जो हाउस है, बताना उसकी लंबाई कितनी है? अब यार क्या पता मेरा घर कितना बड़ा हो, है ना, मैं कह दूं यार वो तो 1000 मीटर लंबा है, 1000 मीटर लंबा है। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर याद करना आसान था। जब जब जीरो बढ़ती हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जब जब डेसिमल बढ़ते हैं तो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने खासकर लेंथ के लिए हमें कुछ कन्वर्जन दे रखे हैं जो हमें याद रखने हैं। वो कन्वर्जन क्या क्या है, आओ ध्यान से देखना। जैसे बताया हुआ है कि जब भी लिखा हो किलो, किलोमीटर, कहीं लिखा हो किलो, तो किलो का मतलब होता है कि उसमें आपको 10⁻³ यानी कि 1000 मीटर को आप किलोमीटर लिख सकते हो। पहली कन्वर्जन क्या दिखा आपको? क्या कन्वर्जन दिखा कि 1000 मीटर को यानी कि 10⁻³ मीटर को आप 1 किलोमीटर कह सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है भैया? इससे आसान क्या हुआ? इससे आसान यह हुआ कि मुझे 1000 मीटर ना बोल के, कंफ्यूजन ना क्रिएट करके कि 3 जीरो है, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं 1 किलोमीटर। अरे हाँ या ना? ठीक है भैया, ओके जी। अब एक और मजे की बात देखो,
अगर आपकी जीरोस मतलब डेसिमल्स आ रहे हैं, आपके उसमें डेसिमल आ रहे हैं, तो उसके लिए भी एक हमें सॉल्यूशन दे रखा है। जैसे कि अगर 6 जीरो आ रही है डेसिमल के बाद में, तो उसको आप माइक्रोमीटर कह सकते हो। मतलब इसका मतलब ये कि अगर आपका आंसर, मान के चलो ये वाले आंसर को अगर आप देखोगे, तो क्या आप इसमें देख रहे हो कि आपके 6 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 6, 1 2 3 4 5। अच्छा, कम एक और कर लेते हैं, 6 बना देते हैं इसको 6 बना देते हैं, कोई बात नहीं। 6 डेसिमल प्लेस, मान लो इतनी वैल्यू आ रही थी चिप की, है ना? तो ये 6 डेसिमल प्लेस है, हाँ भैया। तो आप इस 6 डेसिमल प्लेस वाले को लिख सकते हो 1 इंटू 10 टू द पावर, 6 डेसिमल प्लेस थे तो -6 माइक्रोमीटर। अब इससे क्या हुआ बेटा? इससे अच्छा, एक सेकेंड, इसको लिख सकते हो आप ऐसे, और आपको कन्वर्जन दे रखा है कि भाई 10 टू द पावर -6 को माइक्रोमीटर कहते, तो मैं इसको 1 माइक्रोमीटर कह सकता हूं। अब ये याद करना आसान है, ये बहुत ही कठिन था। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। 1 माइक्रोमीटर याद करना आसान है, ये इतने सारे डेसिमल्स का मीटर याद करना कठिन था। तो ये कन्वर्जेंस आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। क्या सारे याद रखने हैं? नहीं, जिनको मैं कॉपी में लिख रहा हूं केवल वो ही याद करने हैं। ध्यान से देख लो कौन कौन से याद करने हैं। सबसे पहले बेटा 1 पिकोमीटर में 10 टू द पावर -12 मीटर होते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद बेटा 1 नैनोमीटर में 10 टू द पावर -9 होते हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद बेटा 1 मिलीमीटर में 10 टू द पावर -3 होते हैं, ये याद रखेंगे। 1 माइक्रोमीटर में बेटा 10 टू द पावर -6 होते हैं, ये याद रखेंगे। और कुछ बचा जो इंपॉर्टेंट है? बेटा देख लो ध्यान से एक बार। नहीं है और तो कुछ नहीं है। अच्छा जी, क्या बात है। 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर होते हैं, ठीक है भैया। 1 किलोमीटर में 10 टू द पावर 3 मीटर होते हैं। बस ये आपको पूरे साल काम आएगा, इसके अलावा बाकी आपके कोई भी काम नहीं आने वाला। आपको इनको रट लेना है, अदरवाइज बाकी सब तो चुन्नू मुन्नू है, वो कहीं नहीं पूछे जाएंगे। अरे क्लियर है क्या? इसको पूरे को बनाना चाहो बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ, लेकिन इनको जरूर अपनी कॉपी में लिख लेना है। अरे हाँ या ना? अरे बोलो भाई। अरे क्वेश्चन बता दूं कैसे आएगा पेपर में? अगर आया तो, वैसे कम चांसेस है क्वेश्चन देगा पेपर वाला, लेकिन फिर भी आया तो कैसे करोगे? आओ दिखाता हूं। उतार लिया सभी ने? सर आर यू सपोर्ट सीजेपी? बेटा आई ओनली सपोर्ट एपीएम जनता पार्टी। यार कैसी बात कर रहे हो तुम? मतलब मेरे खुद की घर की पार्टी है एपीएम जनता पार्टी, मैं दूसरी पार्टी को क्यों ज्वाइन करूंगा? मेरी खुद की वोट नहीं बन पा रही अभी, कैसी बात कर रहा है भाई? मैं यहां पे प्रचार भी एपीएम जनता पार्टी का ही करूंगा। मेरे सारे भाई बहनों सुन लीजिएगा, एपीएम जनता पार्टी अपकमिंग इलेक्शंस में खड़ी हो रही है। मुझे पता है कि मेरे पास जो वोट आएंगी वो एक ही आएगी, क्योंकि मैं ही दूंगा खुद को एपीएम जनता पार्टी को वोट। तुम भी नहीं दोगे, मैं जानता हूं तुम्हें। कह रहा सर मैं तो दे दूंगा। 2 हो जाएंगी फिर, और क्या होगा? 2 हो जाएंगी फिर। अरे हो गया गाइस, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। ठीक है, चलिए गाइस, बहुत बढ़िया। आ जाओ, क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे आएंगे। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दे रखा है, बहुत कम चांसेस है पेपर में, मतलब स्कूल के पेपर में आएंगे बेटा, ध्यान दो। स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई नीट एनडीए में नहीं आते, स्कूल एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। जैसे कि माइक्रोमीटर मैंने आपको भी बताया बेटा, माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6 होता है। डेका का मतलब 10 होता है। ऐसे करके आप अकॉर्डिंगली बेटा यहां पर देख सकते हैं, आपके पास सारी वैल्यूज हैं। आपको मेन वैसे याद रखनी है, मेन ही पेपर में आएंगी, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको मैच करेंगे। अब अगला सवाल मैं आपके सामने देख रहा हूं, ध्यान से देखना। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट है मीटर। 28.7 को पिकोमीटर से बेटा मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? मैंने आपको याद करवाया, 1 पिकोमीटर हो गया 10 टू द पावर -12 मीटर, तो आंसर क्या आएगा? 28.7 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। नीचे वाला आंसर क्या आ जाएगा? 15.15 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। मिलीग्राम, मिली का मतलब होता है बेटा कितना होता है? मिली का कितना बताया मैंने तुम्हें? मिली का मतलब कितना? 10 टू द पावर -3 है ना। मिली का कितना होता है? मिलीमीटर या फिर मिलीग्राम 10 टू द पावर -3 का होता है। तो ये हो जाएगा आपका 25365 10 टू द पावर -3 ग्राम। अगर सभी को बातें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से लिखेंगे
और फिर हम बेटा आगे बढ़ रहे होंगे आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, मजेदार टॉपिक की ओर। चलिए, क्लियर है? उतार लिया सभी ने? अरे उतार लिया क्या? उतार लिया क्या? हैगो भैया? अरे हैगो क्या? चलिए जी, एक कह रहा है भैया आपने GDNS की जगह लड़का लड़की की पार्टी वो क्यों नहीं बनाई है, बैटल क्यों नहीं करवाई कि लड़के अलग लड़की अलग फिर बैटल करवाते। वाह, क्या बात कर रहा है। ये चाहता नहीं है कि दो टीम बने, NS और GDA, चाहता है लड़का लड़की आपस में जो है मतलब बैटल करें क्वेश्चंस की। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। अभी जो है उसमें ही काम चला लो, है ना? है पूरे मजे लेने एकदम बैटल के तुम्हें भी। चलो डाल दो बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अपनी कॉपी में। आज से यहां से हमारी रियल केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, जिसको पढ़ने में फन आएगा बेटा, फन फन आएगा, फन फन फन, ठीक है ना? फन। चलिए उतारिए। पता है लड़का लड़की की पार्टी में मतलब बैटल मैंने क्यों नहीं करवाई? देखो मैं तुम्हें बताता हूं, लड़के और लड़की की बैटल मैंने क्यों नहीं करवाई, मैं बताता हूं तुम्हें। उसका एक रीजन है। देखो देखो देखो, तो मैं बताता हूं तुम्हें। ये रही सक्सेस 95% से ऊपर, ये रहे, सबको पता है 95% लाने हैं, सबको पता है 11वीं क्लास में 95% लाने हैं। अंतर क्या है? अंतर देख लो। ये है एक लड़का, ये है एक लड़की, बहुत डिफरेंस है भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत डिफरेंस है, कंपैरिजन नहीं है। बताता हूं क्यों। देखो ये लड़का, लड़के को पता है कि उसको जाना है 95% तक, तो कैसे करेगा? वो यहां से चलेगा। जब पहले लड़की की बात कर लेते हैं। लड़की को पता है कि भाई अपने को 95% लाना, तो लड़की क्या करेगी? लड़की यहां से चलेगी, बीच में एक स्टॉपेज लेगी गोसिप का, है ना? सहेली से यार भैया गोसिप तो करनी पड़ेगी, लड़की हूं भैया गोसिप तो करूंगी, 95% ले आऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहुंच गए 95% पे, एकदम सेट हो गया मामला, लड़की खुश है। जितनी भी लड़कियां गोसिप सीधा 95% आ गए। अब लड़कों को देखो इनमें क्या डिफरेंस है भाई। लड़का चला भाई, पहले क्या करेगा? भैया दोस्ती यारी तो करनी जरूरी है ना, भैया पहले करता हूं मैं दोस्ती यारी, चलो जी दोस्ती यारी कर ली, 95% आ जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर कह रहा भैया अब तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, अब मैं क्रिकेट खेलूंगा। अच्छा चलो भाई क्रिकेट खेल लिया, 95% तक पहुंचेगा, रुक जाओ। फिर कह रहा भैया अभी क्रिकेट खेल लिया मैं, अरे भैया फ्री फायर, फ्री फायर खेलेगा, अभी तो फ्री फायर भी खेलूंगा भैया, चलो जी फ्री फायर भी खेल लिया। फिर कह रहा भैया स्कूल के बाहर लड़ाई कौन करेगा, वो भी करूंगा अभी तो, चलो जी स्कूल के बाहर लड़ाई भी करेगा। फिर कह रहा है भैया लास्ट नाइट पढ़ता हूं मैं, तो लास्ट नाइट की तैयारी करता हूं मैं तो, अरे चलो अब 95% आ जाएंगे भाई, अब 95% आ जाएंगे। अब पहुंचेगा ये डिफरेंस है। कैसे बना दो लड़के लड़की की अलग अलग टीम, कैसे बना दूं मैं? ये यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, ये तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा यहां तक। ये घूम के आया है, पहुंचेगा पहुंचेगा वहां जा रहा है ये तो, इसलिए नहीं बना रहा था यार मैं टीम, तुम समझ ही नहीं रहे हो भैया। लड़का लड़की की टीम बना दो भैया, भैया लड़का लड़की की टीम बना दो भैया। चलो अब आ जाओ, चलो हो गया, तुम्हारा मजाक हो गया, अब यहां आ जाओ जल्दी से। तो भाई लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये कह रहा है भैया मुझे तो लगा था कि आप ना लास्ट नाइट स्टडी के बाद में यहां तक ले आओगे, भैया ये क्या कर रहे हो, रियलिटी बता दी है तो। चलो अब यहां देखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन गाइस। सबसे पहले, सबसे पहले ठीक है अब पढ़ लो फा। सबसे पहले बेटा केमिस्ट्री में केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो। व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन? व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन? केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, उसे केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। 10th क्लास में सबने पढ़ा था। अब जितनी भी सारी रिएक्शंस होती हैं ये कुछ रूल्स को फॉलो करती हैं, ये कुछ रूल्स को फॉलो करती हैं, जिसमें से पहला रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भैया ये क्या है? तो एक बार एंटोनियो लेवोजियर बैठे हुए थे भैया, साइंटिस्ट भैया, है ना? प्रणाम प्रणाम प्रणाम, पाए लागू कर लो भैया, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, पाए लागू कर लो दूर से एक बार, है ना? पाए लागू कर लो दूर से एक बार, ठीक है? तो भाई एक बार एंटोनियो लेवोजियर बैठे हुए थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और बहुत ही देखभाल के किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लेफ्ट साइड में दो केमिकल लिए जो आपस में रिएक्ट करेंगे। कौन कौन लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, NaOH लिया, ले लिया भैया, और कॉपर सल्फेट लिया, CuSO4 ले लिया, ठीक है? इनको भरा और इस टोटल का वेट देखा 67.25 ग्राम था। चलिए जी इसको धागे से बांधा हुआ है, अभी रिएक्शन हुई नहीं है, तो रिएक्शन से पहले का सिनेरियो है ये
रिएक्शन से पहले का सिनेरियो जब ये रिएक्टेंट की फॉर्म में थे, दोनों के दोनों केस, दोनों के दोनों सॉल्यूशन रिएक्टेंट के उसमें थे। इन्होंने इस धागे को खींचा और बिना वेट चेंज हुए, मतलब इन्होंने कुछ बिना छेड़खानी किए इसको इसमें पलट दिया। जब ये पलटा तो गिरा, रिएक्शन होनी स्टार्ट हुई। जब रिएक्शन होनी स्टार्ट हुई तो बेटा इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या क्या बना दिया, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना दिया, CuOH का ट्वाइस बना दिया, और बेटा सोडियम सल्फेट Na2SO4 बना दिया। इन्होंने क्या देखा कि जो मार्किंग थी हमारी वेगिंग मशीन पे वो अभी भी 67.25 ग्राम है। मतलब रिएक्शन होने के बाद भी मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब आपका प्रोडक्ट बन गया है लेकिन मास में फिर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। इनका कहने का मतलब था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। यानी कि ये कहना चाहते हैं अब एक रूल देके कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अरे जल्दी बोलो, सबको समझ में आया? बोलो भैया हाँ या ना। एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। तो अगर मैं कोई भी रिएक्शन करवा रहा हूं, लेट्स से A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो हमेशा याद रखेंगे मास A प्लस मास B इक्वल होगा मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D के। ये था हमारा रूल नंबर 1, जिसे हमने नाम दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अरे बोलो भाई, एक कह रहा है रिपीट, तेरे गाल पे चांटा मार दूंगा। भैया मैं रिपीट कर दो। अबे 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं बैलेंसिंग करने से पहले। अबे 10वीं क्लास में पढ़ाता ये। काश तुम ऑफलाइन होते, मैं आता धीरे से तुम्हारी सीट पे तुम्हारी गुद्दी पकड़ के कहोनी है, कितना मजा आता है। चलो दोबारा रिपीट करो, ध्यान से देख लो। मार भी नहीं सकता प्यार जो करता हूं। अब ये देखो यहां पे बेटा, रिएक्टेंट है लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट है राइट साइड में। उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंटल तरीके से रिएक्शन को किया। उन्होंने NaOH लिया, कॉपर सल्फेट लिया, रिएक्शन अभी हुई नहीं है, रिएक्टेंट साइड है। मास देखा इतना था, रिएक्टेंट से भैया इसको धागा खोल के रिएक्शन करवा दी और अब प्रोडक्ट बना दिया। मतलब प्रोडक्ट बन चुका है, रिएक्टेंट खत्म हो गया, प्रोडक्ट अब बन चुका है। बेटा देखा मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब जितना आपने रिएक्टेंट का मास लिया था उतना ही आपके प्रोडक्ट का मास आया है। मास ना तो कहीं से क्रिएट हुआ है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है, जितना था उतना ही है, बस उसकी फॉर्म चेंज हो गई। पहले रिएक्टेंट में था, प्रोडक्ट में आ गया। मतलब जो भी आप लेफ्ट में लोगे उतना ही आपको राइट में मिलेगा। यह कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अरे हो गया भैया, जल्दी बोल दो भैया। इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे अब मैं बताता हूं। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये है, इफ 2 ग्राम ऑफ कार्बन, 2 ग्राम ऑफ A, लेट्स सपोज A ले लिया मैंने, कोई A रिएक्ट्स विद B टू गिव 5 ग्राम ऑफ C, what is the mass of B? बेटा बिल्कुल सिंपल सा इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, इससे आसान कुछ नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन के 2 ग्राम A ने रिएक्ट किया है B से और मुझे मिला है 5 ग्राम ऑफ C। तो क्वेश्चन कह रहा है बताओ B कितना था, व्हाट इज द मास ऑफ B। तो कैसे बोलोगे आप? बोलोगे भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, उसने बोला था कि रिएक्टेंट में जो भी है उनका मास इक्वल होगा प्रोडक्ट में जो भी है उसके मास के। रिएक्टेंट में 2 है तो 2 का मास, प्रोडक्ट में 1 है तो 1 का मास, ये बराबर होगा हमेशा। A का मास है ये, आपको B का निकालना है। C का बेटा 5 है, ये उधर माइनस में जाएगा तो MB की वैल्यू आएगी 5 - 2 यानी कि 3 ग्राम। इस तरीके से बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका काम करता है। अरे सभी को समझ में आ गया? एवरीबॉडी कॉपी में उतारेंगे जल्दी से। अरे जल्दी उतारो भैया, एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। उतार लिया सभी ने? उतार लिया सभी ने? बहुत बढ़िया। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, MCQ क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, कर लोगे क्या? NCERT का क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लोगे क्या? चलो NCERT का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा भैया। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? उतारिए, मतलब करिए इस क्वेश्चन को। अगर 6.3 ग्राम ऑफ NaCO3 आर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ CH3COOH सॉल्यूशन, द रेसिड्यू इज फाउंड टू वेट इतना। व्हाट इज रेसिड्यू? पहले मैं इस रिएक्शन को तुम्हें लिख के दिखा देता हूं। NaHCO3 की रिएक्शन करवाई है CH3COOH से,
क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 की रिएक्शन है, ठीक है, एसिटिक एसिड की रिएक्शन है। बनेगा CH3COONA प्लस में H2O प्लस में CO2। जो हवा में उड़ता है उसे गैस कहते हैं, जो नीचे बैठा होता है उसे ही रेसिड्यू कहते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो हवा में उड़ जाता है उसे गैस कहते हैं, लेकिन जो रुक जाता है बीकर में ही रहता है उसे रेसिड्यू कहते हैं। सॉल्व करके आंसर बताइए, सॉल्व करके आंसर बताइए। इससे आसान तरीका कोई भी नहीं होगा। गाइस क्लियर करिए जल्दी से, क्या आंसर आएगा? अरे आया क्या? अरे हुआ क्या? अरे जल्दी बोलो। अरे हो गया भैया, अरे जोर से बोलो। अरे मैं नहीं सुनिया। रिपीट द लास्ट प्लेज। अरे मेरी जान, बेटा लिखने के लिए रिपीट करना है कि एक्सप्लेन करना है, ये तो बताओ। हो गया भाई, हो गया। चलो अब देखो आंसर क्या आएगा, पहले ध्यान से देखना आंसर क्या आएगा। मेरे पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ NaHCO3 प्लस मास ऑफ CH3COOH गिव्स इक्वल्स टू मास ऑफ CH3COONA मास ऑफ H2O मास ऑफ CO2। इस पूरे को मैं बोल रहा हूं क्योंकि बैठा हुआ होगा वो तो उड़ जाएगा, इसे मैं कह रहा हूं रेसिड्यू। चलिए अब ध्यान से देखना गाइस, लेफ्ट साइड में NaHCO3 का मास है 6.3, इसका मास है 15 ग्राम, इज इक्वल्स टू में आ जाओ। पूरे रेसिड्यू का मास दे रखा है आपको 18 ग्राम। रेसिड्यू के बाद कौन बचा? मास ऑफ CO2 बचा। सही बात है, क्योंकि इस पूरे रेसिड्यू का ही दे रखा है 18 ग्राम। यह आ जाएगा आपका 21.3, 18 इधर माइनस में आ जाएगा तो आ जाएगा मास ऑफ CO2। आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3.3 ग्राम इज इक्वल्स टू मास ऑफ CO2 इज द आंसर। ये आपने अगर लगाया तो मुस्कुराइए, आपने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। सी इज द करेक्ट ऑप्शन भैया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 69% लोगों ने ठीक किया है। बेटा बी वाले कौन है? ये महाशय कौन है बी वाले? बेटा महाशय कौन है ये बी वाले? बेटा अपनी गलती को पहचानेंगे, सही करेंगे उसको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सत्यम, 1.13 सेकंड में सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया। किसी ने बोला भैया पिछले वाला पेज रिपीट कर दो, बेटा इसमें कुछ नहीं है। जो रिएक्टेंट में आपका मास है वही आपका प्रोडक्ट में होगा। हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो रिएक्टेंट में दो चीज है, प्रोडक्ट में एक चीज है। मास बराबर होगा, हमसे बी का पूछा था तो हमने इक्वल बनाई इक्वेशन और एमबी की वैल्यू निकाल ली थी। चलिए अगर यहां तक सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार एपीएम इन द चैट बॉक्स हो जाए, क्योंकि अगला जो रूल है वो बहुत ही मजेदार है। उसमें तुम्हारी भैया खिल्लियां उड़ेंगी, खिल्लियां, ध्यान रखना, मजा आएगा उसमें। तो यहां तक एक बार एपीएम सेट हो जाना चाहिए। जल्दी से बता दो मुझे एक बार, एपीएम जनता पार्टी जिंदाबाद, एपीएम जनता पार्टी जिंदाबाद। जिसका पोल नहीं आया बेटा खुद से करेंगे। सर आवाज बेटा खुद से मतलब कॉपी में करेंगे, पो आवाज कम आ रही है, अभी करवाते हैं, ठीक करवाते हैं, टेंशन ना लो। चलिए हो गया सभी का? चलिए बहुत बढ़िया, एपीएम पार्टी जिंदाबाद है। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए अब जरा आते हैं हम सेकंड नंबर के लो पे, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अरे भैया कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन, अरे अरे भैया प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? अब यहां पर मैं तुम्हारा फोकस चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए तुम जरा शांति वाली स्टेट में आ जाओ, ओम शांति वाली, है ना। ध्यान से देखना भैया, व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? जोसेफ प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। नीट जेई एनडीए में पूछा जा सकता है। नीट जेई में कभी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछते, एनडीए में पूछा जा सकता है और आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है 11th में। तो इससे नाम याद रखिएगा। पहले वाले में इसको दिया था लेवोजियर ने, एंटोनियो लेवोजियर ने, और इसको दिया था आपके जोसेफ प्राउस्ट ने, ठीक है। ध्यान से देखना क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बेटा एक बार क्या हुआ, तुम्हें याद होगा मम्मी ने मुझे एक बार चाय बनानी सिखाई थी। किस किस को याद है भैया वो वाला एग्जांपल? अरे सारे लोगों ने देखा था ना एग्जांपल, नहीं देखा था? मम्मी ने चाय बनानी सिखाई थी, आंटी आ गई थी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस वाली, मैं जीभ घुमाने वाला था पूरे के पूरे भगोने में। अरे हाँ या ना? है ना, है ना, है ना। लेकिन मैंने नहीं घुमाई थी क्योंकि मुझे पता था कि जो टेस्ट चम्मच में है वही अंदर है ना। समझ रहे बात को? ठीक है, आ जाओ। तो जब मुझे मम्मी ने वो चाय बनानी सिखाई थी और आंटी आ गई थी 9, कितनी आंटी आई थी? 9 आंटी आई थी। अब मेरा दिमाग घूम गया, मैंने क्या अब क्या करूं मैं?
तो मैंने वहां पे दिमाग लगाया था बहुत तगड़ा, और दिमाग दिखाता हूं मैं तुम्हें। तो मम्मी ने जो मुझे रूल बताया था ना बेटा, कि मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे बालक, मेरे मजेदार से बच्चे, रूल बता रही हूं कि 1 कप चाय अगर तुझे बनानी है तो उसमें 1 कप टी में 1 कप मिल्क प्लस 1 स्पून शुगर, इसको याद रखियो। देख, चाय पत्ती वगैरह तो चुटकी भर के डाल देगा, चुटकी से डाल दिया तूने, है ना, 1 इलायची डाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अदरक डाल दिया कोई, मतलब ये वाला तुझे रूल याद रखना है कि 1 कप मिल्क होगा, 1 स्पून शुगर होगा, ये जरूर याद रखियो। मैंने कि ठीक है मम्मी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुश्किल वक्त कमांडो साहब, क्या बात है भैया। अब आंटी आई थी 9, तो मुझे बनानी थी 9 कप टी। तो बताओ मुझे कितना मिल्क और कितना शुगर लेना चाहिए, क्या कहते हो तुम लोग मुझे कितना कप मिल्क और कितना कप शुगर लेना चाहिए, कितनी चम्मच लेनी चाहिए? कह रहा पानी डाल दो भैया। अरे भाई, रईसों की फैमिली से आता हूं मैं, 700 रुपए तनख्वाह है मेरी पूरे महीने की, अमीरी नहीं देख रहा तू मेरी, मैं पानी डालूंगा, 745 रुपए महीने के आते हैं मेरे बैंक में। कह रहा है पानी डालो भैया, हद है यार। 30 गज का बहुत बड़ा घर है मेरा, सॉरी 20 गज का, 10 ज्यादा बोल दिया मैंने, अमीरी में ना कभी कभी जमान फिसल जाती है। 20 गज का बहुत बड़ा घर है मेरा, बहुत बड़ा गार्डन है उसके अंदर, कैसी बात कर रहा है? कह रहा है पानी डालो, पानी क्यों डालूंगा मैं? चलो अब ध्यान देख लो। तो बेटा रूल सिंपल है, रूल है कि भैया अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, जो कि अभी कॉमन नहीं है बिल्कुल भी, तो 9 कप मिल्क डालेंगे, 9 स्पून शुगर डालेंगे, 9 स्पून शुगर डालेंगे, ठीक है, क्या डालेंगे? 9 स्पून शुगर डालेंगे। सही बात है, सही बात है। अब मैं चाहता हूं तुम्हारा फोकस, अब एकदम शांत हो जाओ। अब कोई बोल गया ना तो उसकी ना भी मेरा पेन, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो अब ध्यान से देख लो। तो यहां पे मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने ये देखा कि 1:1 था वहां पर भी। अगर तुम देखोगे 1:1 ही तो है, 1:1 ही तो है ना। यहां पे 9/9, यहां भी अगर तुम 9 को डिवाइड करोगे 9 से तो कितना आएगा आंसर? 1:1 ही आएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं, इफ द प्रोडक्ट इज सेम, कप चाय, if the product is same, then the element we have used will always have the same ratio by weight. हमेशा रेशियो जो आएगा बाय वेट वो इक्वल होगा। मैं 1:1 ही यूज कर रहा था, मैं 1:1 ही अब भी यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट तो सेम ही है, वही तो बना रहा हूं जो पहले बनाना था। तो किसी भी प्रोडक्ट में हाउ बिग और स्मॉल द रिएक्शन इज मैटर नहीं करता। अगर आप एक सेम प्रोडक्ट बना रहे हो तो हर बार जो भी आपने एलिमेंट लिया है उनका जो बाय मास का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। भैया मजा नहीं आया, मुझे तो फिर से समझा दो, तेरे लिए ही बैठा हूं यहां पे, है ना, मेरा जन्म इस वजह से हुआ था। कोई पूछे आपके जीवन का क्या है मतलब, क्यों ही आपका वो एक स्पर्म जीता था, तो कोई मुझसे पूछे कि वो क्यों स्पर्म एक जीता, तो मैं यही जवाब दूंगा कि ये सामने बैठा रिपीट करने के लिए कह रहा था, इसलिए। समझ रहा बात को मेरी, है ना। अब देख रिपीट करो, यहां से देखियो, साइंटिफिक है ना भाषा में देखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ प्योर केमिकल कंपाउंड always contain same elements combined together in the same definite proportion by weight. मजा नहीं आया। According to this law, a pure chemical compound, ये रहा chemical compound, let's suppose चाय, always contain same element। चाय बनाने के लिए ऊपर भी तूने मिल्क और शुगर का यूज किया था, नीचे भी तूने मिल्क और शुगर का यूज किया, हर बार सेम ही था, है ना। क्या बोला? सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, कंबाइन हो रहे हैं इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। हमेशा जो बाय वेट का रेशियो होगा वो हमेशा सेम आएगा। ऊपर भी बाय वेट का रेशियो 1:1 था, यहां पर भी 1:1 ही था। अब ये था डेली लाइफ का एग्जांपल, हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की, और उसके अकॉर्डिंग समझाता हूं। एग्जांपल, तेरे पास है CO, तुझे बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो तू लिखेगा C+O2 गिव्स CO2, यही लिखेगा ना। अरे हाँ है ना भैया, ठीक बात है। अगर तुझे 1 CO2 बनाना था तो तू ये लिखेगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। मैं तुझसे बोलूं कि तुझे 1 CO2 नहीं बनाना, तुझे बनाने हैं 5 CO2, तो तू क्या करेगा? तू लिखेगा फिर से रिएक्शन, है ना। अगर तुझे इनको 5 बनाना है, तुझे CO2 को 5 बनाना है, तो कॉमन सेंस ये कहती है तुझे अब ये भी 5 लेने पड़ेंगे और ये भी 5 लेने पड़ेंगे। अरे बोल हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अच्छा जी,
एक कार्बन का जो मास होता है, एटॉमिक मास, जो हमने क्लास 10वीं में याद किया था, 9वीं में याद किया था, तो कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास हमने याद किया था 16। इसको याद नहीं है, अभी मैं लिख रहा हूं, याद करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। यही था, है ना भैया, यही था। इफ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, यहां पर भी ये प्योर केमिकल कंपाउंड दो अलग अलग जगह बन रहा है, लेकिन हर बार सेम एलिमेंट ही तो बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन से। हाँ भैया। कंबाइंड टुगेदर हो रहे हैं। हाँ भैया। इनका जो बाय वेट रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ये लो कह रहा है। अब देख मैं दिखाता हूं तुझे। एक कार्बन है मतलब 12 ग्राम, दो ऑक्सीजन है मतलब 16 दूनी 32 ग्राम। बेटा अगर कार्बन ऑक्सीजन का रेशो पूछा जाएगा पहले केस में तो कितना आएगा भैया, 12:32। तो आंसर कितना है बेटा, 4 3 जा 4 8 जा, तो रेशो आया 3:8। रेशो का मतलब होता है सिंपलेस्ट, जो भी आप उसको काट सकते हो, 3:8 आ गया। अब तूने दूसरी रिएक्शन की, एलिमेंट सेम है लेकिन तुमने क्या किया, रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज किया, अपने अमाउंट ज्यादा कर, जैसे कि हमने अमाउंट ज्यादा किया था, देखो है ना, 9 कप चाय बना रहे थे। अब जरा आंसर निकाल। एक कार्बन का मास है 12, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 12, 12 पंजे 60 ग्राम हो गया। यहां आ जा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, एक में 2 ऑक्सीजन, मतलब 10 ऑक्सीजन हो गए टोटल। कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन हो गए टोटल, हो गया ना 10। 10 में एक का वेट कितना है, 16, तो 10 मल्टीप्लाई 16 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 160 हो गया। जरा रेशो निकाल दो, कार्बन का रेशो ऑक्सीजन का इस वाले केस में, तो कार्बन है कितना, 10 है ना, सॉरी 60 है ना, 60 और ये कितना है 160। चलो आ जाओ जरा, नंबर से काटो उसको, सेम नंबर से। तो अगर मैं इसको किससे काटूं, लेट्स सपोज मैंने 2 से काटा 30 आया, 2 से काटा 80 आया, भैया अभी तो और भी कट सकता है। 2 से काटा 40, 2 से काटा 15, भैया अभी तो और भी कट सकता है। अरे गलत कर दिया हमने, कुछ भी, कुछ तो गलत हो गया यहाँ पे। 16 से मल्टीप्लाई करना था, 10 से हमारे 160 आया, 12 पंजे 60 आया, है ना। सब कुछ सही चल रहा है ना। एक सेकंड रुक जाओ बस जरा, एक सेकंड रुक जाओ जरा। सही तो चल रहा है ना, सही है। हाँ हमें रेशो निकालना है, तो हमारा रेशो अलग क्यों आ रहा है, फिर रेशो सेम आना चाहिए, कहां गड़बड़ की हमने भाई। हमारा 12 पंजे 60 है, बिल्कुल सही बात है। और जी हमारा ये कितना है, 10 से 160 है, 16 दूनी, ठीक है, डन है बात। तो हम जब इसको सॉल्व करें तो 30 आया और 80 आया, 40 आया, 15 आया, और जी 3 से काटूंगा तो 5 जा कटेगा। अरे भाई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं हम, माफ कीजिएगा, माफ करना जमना, है ना, हमने तुझे पगली कहा। 12 पंजे 60 आया है, ठीक है। और जी हमारा, एक सेकंड में चैट भी तुम्हारी ऑन कर दो भाई, हाँ ठीक है, ध्यान से देख लो। पहले कितना था, 12 था, 32 था, ठीक है ना, 16 दूनी 32, तो रेशो कितना आया था, 3:8 आया था। आपको 5 बनाना था, तो आपके पास कितने कार्बन हो गए बेटा, 5 कार्बन हो गए। एक का वेट कितना है, 12 पंजे 60 रेशो। उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए गाइस, ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास हो गए हैं 10 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो 10 की मल्टीप्लाई 16 से करो, कितना आएगा बेटा, 160 आएगा। जल्दी से बता दो रेशो कितना आ रहा है, क्या अभी भी रेशो उतना ही आ रहा है, एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस, क्या अभी भी रेशो उतना ही आ रहा है, जल्दी से देख लो सारे लोग, क्या अभी भी रेशो उतना ही आ रहा है जितना पहले आ रहा था। भैया नहीं आ रहा है, वो डिवाइड वाला एक बार बता दो, आपने डिवाइड कैसे कर दिया बेटा, कैसे भी डिवाइड कर दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, काट दिया भैया, 2 3 जा 2 8 जा, क्या अभी भी 3:8 ही आ रहा है, क्या सेम डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय वेट हमने प्रूफ कर दिया। कितने लोगों को यह समझ में आ गया, एक बार ए पे इन द चैट बॉक्स हो जाना चाहिए कि आग लगा दी भैया, भैया आग लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आग लग चुकी है, बहुत तगड़ी आग लग चुकी है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय एपीएम मेथड आ गया। अरे जोसेफ प्रोस्ट ने बताया था, हम तो बस सीख रहे हैं। क्रेजी क्रेजी हो गया भैया, क्रेजी हो गया है, क्रेजी हो गया, क्रेजी हो गया भैया। चलिए डिवाइड बाय 20 कर लो, डिवाइड बाय किससे भी कर लो, आंसर सही आ रहा है ना। पता नहीं मैंने पहले क्या देख लिया था, उसको मैं कुछ और ही देख रहा था। अरे समझ में आ गया क्या, जल्दी बोलो। अरे हाँ या ना, इसका एक प्रूफ दिया है एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने एक प्रूफ दिया। क्या प्रूफ दिया, एनसीईआरटी कह रही है प्रूफ ये है कि मैंने ना कॉपर सल्फेट लिया, सैंपल लिया जो अर्थ से मिलता है मुझे, है ना, और एक बार मैंने उसको लैब में कॉपर और सल्फेट से बनाया, दोनों बार कॉपर का जो अमाउंट था वो दोनों केस में सेम आ रहा था, कार्बन का अमाउंट दोनों केस में सेम आ रहा था, ऑक्सीजन का अमाउंट दोनों केस में सेम आ रहा था। मतलब प्रोपोर्शन बाय वेट हमेशा इक्वल ही रहती है अगर आप सेम एलिमेंट बना रहे हो। अगर आप इसमें भी CO2 बना रहे हो, इसमें भी CO2 बना रहे हो, इसमें एक CO2 बना रहे हो, इसमें 5 बना रहे हो, इसका सोर्स अलग है, इसका सोर्स अलग है, लेकिन जो
प्रोपोर्शन बाय वेट है वो हमेशा बराबर आएगा। अब आ जाओ इसकी एप्लीकेशन। पेपर में उतार लिया सभी ने? अरे भैया उतार लिया कि नहीं उतारा? क्वेश्चन तो देख लो कैसे आएंगे। छुट्टी कर, चांटा लग जाएगा, छुट्टी है। अरे बोलो भाई, अरे क्वेश्चन बता दूं, जल्दी बोलो एवरीवन। अबे यार जल्दी बता दो। चलिए बेटा, छुट्टी होती है हमारी 1.5 घंटे बाद में। अभी तो 8:18। तुम्हारी टेक्निक है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी ना टेक्निक है। तुम्हारी ये टेक्निक है कि भाई तुमने ना, मुझे लग रहा है कम्युनिटी पर तुमने वो बना रखी है, यूनिटी बना रखी है तुमने, है ना। तुम्हारा एक वो वाली है, एक वो तुम्हारी विंग है, तुम्हारी यूनिटी विंग है ना। एपीएम जनता पार्टी की एक विंग बना ली है तुमने कि भाई क्लास के 10 मिनट पहले से ही छुट्टी छुट्टी बोलेंगे तो मास्टर को दिखेगा छुट्टी छुट्टी, तो वो 30 पे तो छोड़ ही देगा हमें। कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर पूरी है जितनी मैं देख पा रहा हूं। लेकिन बेटा हम भी तो तुम्हारे गुरु हैं, पढ़ लो शांति से, ठीक है ना। 30 के बाद छोड़ दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना भाई, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें इस स्लाइड पे सिखाऊंगा और फिर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाऊंगा। दिस इज एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने बोला था एनसीईआरटी को साथ साथ लेके चलेंगे। तो इतना कराऊंगा, इतने में अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर अपन कल वाली क्लास में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन कैसे आएंगे? तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इसलिए फोकस करना। लिखा हुआ है, व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन is required to react with 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। क्या बोला हमसे कि भाई हमें कार्बन लेना है और हमें ऑक्सीजन लेना है, हमें बनाना है CO2। अगर मैं ऑक्सीजन तो ले लू 64 ग्राम, तो बताओ कार्बन कितना होना चाहिए? यह मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, कोई गलत बात तो नहीं है, क्वेश्चन यही पूछा गया है। सी का कितना अमाउंट लें? सी माने क्यूट, कार्बन की बात चल रही है, ठीक है। सी माने कार्बन, कार्बन का कितना अमाउंट लें कि 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो CO2 बनाते। अब आप बोलोगे भैया मुझे क्या पता, मैं क्या लैब में बैठा हूं? बेटे लैब में नहीं बैठे हो, लेकिन यहां तो बैठे हो क्लास में। बताओगे अब तुम कैसे बताओगे? ध्यान से देखो। अगर मैं नॉर्मली, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है नीचे, मैं ऊपर की बात करता हूं। अगर मेरे पास एक रिएक्शन है ये वाली, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नॉर्मली जब एक कार्बन है तो 12 ग्राम कार्बन, 2 ऑक्सीजन है, मतलब 32 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करता है, तब जाके CO2 बनता है। अरे हाँ या ना, ये बात तो सबको पता है। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, एक रिएक्शन में नॉर्मली यही होता है ना। अच्छा, 12 ग्राम होने पे 32, सही बात है, हाँ जी भैया। अभी इसका रेशो कितना आ रहा है गाइस? भैया अभी रेशो आ रहा है CO रेशो का, 12 32 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3:8। हमसे क्या बोला गया था? ये रेशो कभी भी नहीं बदलेगा, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। चाहे रिएक्शन ऐसे कर लो 32-12 पे, चाहे आप 64 पे करोगे, तो रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। ये बात बोली थी, नहीं तो भाई साहब नाभि में पेन दे दिया जाएगा। ऐसा जो सब क्रॉस बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। अब क्या करें भैया, हमसे तो 64 पे पूछा है, क्या दिमाग लगाओगे? सोचो कि 32 से 64 कैसे बना, 32 से 64 कैसे बना? भैया 32 को अगर 64 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, देखो 64 आ जाएगा। अच्छा ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर देंगे भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर दिया जी। लेकिन जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें निकालना है कार्बन की वैल्यू। अगर तुमने कार्बन को उतना ही छोड़ दिया, बस इसको चेंज कर दिया, तो एक गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी भैया? बेटा C/O निकालोगे, कार्बन को तुमने छेड़ा नहीं, तुमने तो बस देखा कि इसको 64 चाहिए, इसको 32, इसको तो 64 करना, तो इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा आ जाएगा। तो आपने ऑक्सीजन को तो 64 कर दिया, आपने कार्बन को 12 ही छोड़ दिया, तो आप तो बहुत बड़े मूर्ख हो गए। क्यों भैया? अब रेशो देखोगे तो 3:16 आएगा। अरे तो चेंज हो रहा है भैया, नाभि में पेन दे दिया जाएगा, जो तो क्रॉस बोल रहे हैं चेंज नहीं होना चाहिए। अब क्या करें यार? जो आपने यहां चेंज किया है वही आपको फिर कार्बन में भी करना पड़ेगा भैया। उससे क्या होगा आओ दिखाता हूं। अगर आपने वहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 24 ग्राम। हाँ भैया बन गया। अब जरा रेशो निकालो, जरा रेशो निकालो। 24:64, 3 8 जा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 4 से कट जाएगा, जिससे भी कटेगा, चलो काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 12 32। ये आ गया आपका फिर से 3:8, तो 3:8। क्या ये आपका वही रेशो आ गया जो हमेशा आना चाहिए, फिक्स्ड? हाँ भैया आ गया। इसका मतलब अगर रेशो फिक्स्ड है तो आपने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, और आपका सही आंसर आएगा कार्बन का 24 ग्राम।
जितने लोगों को समझ में आ गया है जल्दी से मुझे सारे लोग बताएंगे कि भैया समझ में आ गया है कि हमने किया क्या है। एवरी बेटा पेपर में एग्जैक्ट ऐसे ही करके आओगे तो पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अरे बोलो भाई, एक क्वेश्चन दे रहा हूं ऑप्शन वाला, टूट के पढ़ना, एकदम एकदम ऐसे पढ़ना कि इस बार एपीएम जनता पार्टी की भारी मतों से सरकार बन जानी चाहिए, ध्यान रखने तो नाक कट जाएगी भाई। चलो, what amount of hydrogen is required to react with 32 ग्राम of oxygen to form H2O यानी कि वाटर। नॉर्मल रिएक्शन तो ये होती है भाई, H2 प्लस में O2 गिव्स H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना सबसे जरूरी हो तो ध्यान रखना, तो बैलेंस करके रखो। पहले यहां पे 2 लगा दो, सॉरी हाँ यहां पे 2 लगा दो और यहां पे 2 लगा दो। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो जाएगा। 10th क्लास में पढ़ा था, है ना, पहला ही लो था। तो रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। मास ऑफ हाइड्रोजन सबको पता है 1 होता है, मास ऑफ ऑक्सीजन सबको पता है 16। अब देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, लेकिन मैं फिर भी तुमसे क्वेश्चन करने की दरखास्त करूंगा भैया, दरखास्त, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे आंसर, मैं भी ऑप्शन दे रहा हूं। इसको 32 ना करके बेटा, इसको 32 ना करके 128 कर दो, ठीक है। 128 भी क्यों करो, इसे कर दो 16 ग्राम। कितना कर दो? 16 ग्राम कर दो। देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। 16 ग्राम कर दें क्या? चलो 16 ग्राम कर देते हैं। तो बेटा आंसर 4 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम या फिर 8 ग्राम। सोच समझ के आंसर बताना है, ठीक है। सोच समझ के आंसर बताना है। 60 सेकंड दे रहा हूं करने के लिए। सोच समझ के आंसर बताना है। जल्दी से कर दो भैया। यस सर, यस दिस इज उदय। अरे एटी भैया आ जाइए ना, काहे शर्मा रहे हैं? अरे यार, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हाउ गाइस? एपीएम का फुल फॉर्म बोल रहे हैं, आत्मा से परमात्मा का मिलन, ठीक है। Friends everywhere, guys. पर ये ना ही हो अभी भैया, अभी बहुत उम्र बाकी है, क्या आत्मा से परमात्मा मिलन करा रहे हो? ये अलग लेवल का है ब्रो, दिस इज अलग। नहीं इतना अलग नहीं करना भाई, करना है ब्रो। क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल। पढ़ाई यार, ये भाई 11th के बच्चे इस बार बड़े सही आए हैं यार, है ना, पढ़ाकू से एकदम एकदम जबरदस्त बच्चे हैं भाई। एक बार बताना जरा, 1/100 को ये कैसे लिखते हैं, 10 की पावर -2? पता है उनको भाई, अरे किसी पता है, मुझे पता है, ये तो मैं टेस्ट ले रहा हूँ वैसे ही। क्या हाल चाल यार तुम्हारे, मजा आ रहे हैं? केमिस्ट्री आकाश यार मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है। क्या बात कर रहे हो? हाँ है ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं कुछ वेट कर रहा हूँ, कुछ और आने का वेट। यार इतनी आसानी से तो नहीं बोल सकते एक भाई। तो सबको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोलूंगा ही है, नहीं बोलता है। इनसे पूछो मैं कितना सीधा साधा था। दोनों जुड़वा लग रहे हैं, क्या बात कर रहा हूँ? ऐसा है कि अबे नहीं यार, ये थोड़ा इनको बहुत वहम है कि यार आप दोनों भाइयों मतलब पूछते रहते हैं। हम बचपन के दोस्त हैं, मतलब मैंने बेसिकली, हम लोगों ने इसे पाला है। ये ये मेरा कजन है, देखा जाए तो, मतलब कजन क्या, हमें घर में कोई काम करने के लिए चाहिए था तो हम ले आए इसे। भाई मुझे कूड़े से उठा के लाए थे, है ना, इनके घर में गरीब बच्चे की जरूरत थी जिसे काम कराना है ना। भाई देखो, जरूरत पड़ती तो भाई क्या करें, जरूरत पड़ता क्या ना करता। सही बात। तुमने वो कहावत नहीं सुनी? नहीं चलो मैं नहीं बता रहा। मैंने बताया था ना, 700 रुपए महीने कमाता हूँ मैं, यही तो देते हैं मुझे 700 रुपए महीने घर पे काम करने के। चलो सच बता दो भी नहीं। अरे ठीक है भाई। कूड़े से नहीं, गांव में कूड़ी सुना है तुमने, उससे लाए थे। अच्छा चलो यार, तुम लोग पढ़ो यार, अब मैं पूछ रहा था। हाँ कंफर्म नहीं है अभी, कितनी देर में? 10 मिनट बस, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। पहले हुए ना ये भी, छुट्टी कर दो छुट्टी कर दो। चलो भैया, टाटा 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 टाटा। अरे गाने एक दिन दोनों गाएंगे इनके। गाना गाते हैं एक दिन, डन। डन है डन है। चलो भाई नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक गाना गाते हैं, ठीक है। कह रहे जूनियर अरिजीत सिंह, जूनियर अरिजीत सिंह। कौन? एटी भैया। चलो भाई चलो, आओ जल्दी से, आओ जल्दी से आओ। अरे भाई क्वेश्चन आगे सभी का आंसर आ गया? अरे जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोल दो आंसर आगे सभी का।
आ गया आंसर? चलें चलें चलें, अब देखो आंसर। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है सॉल्व कैसे करना है बेटा। तो यहां पे 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक का मास है, एक तो 4 मल्टीप्लाई एक आया 4, 2 मल्टीप्लाई 16 आया 32। बेटा रेशो क्या बनेगा? 4:32, यानी कि बेटा 1:8 आपका आंसर आएगा। यह हमेशा यही रहना चाहिए। अब आपको चाहिए 16 ग्राम ऑक्सीजन और आपको बताना है ये। तो 32 से 16 कैसे बना सकते हो यार? भैया 32 से 16 बनाना है तो भैया अब की बार मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/2 से। भैया देखो 1/2 से करूंगा तो 2 से काटना पड़ेगा, 32 को 16 आ जाएगा। लेकिन अगर आप केवल एक जगह करोगे तो वही प्रॉब्लम यहां भी हो जाएगी कि आपका रेशो 1:8 मेंटेन नहीं होगा। आपको वही यहां पे करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई। तो बेटा कितना आंसर आया आपका? भैया यहां पे आया मेरा 2 ग्राम आंसर। और देखो 2 ग्राम और 16 ग्राम पे फिर से रेशो आपका 1:8 मेंटेन हुआ, मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से मुझे बता दो, क्या सभी को सी समझ में आ गया? 65 मतलब 66% बच्चों ने अच्छा किया है। ए वालों से मुझे थोड़ा सा दुख है बस कि ए वालों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। बेटा 32 पे 4 है, आपको बताना था 16 पे कितना होगा। कोई बात नहीं, चलिए तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। बहुत बेटा प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये लैब में होगा, सब कुछ निकालेंगे इसको। तो अभी पूरे साल अब यही, इस चैप्टर में यही करना है। चलो जी, तो अगला क्वेश्चन आपको फिर दिया जाएगा, एक बार फिर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एवरीवन, लव यू ऑल।